तो आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज इतिहास की चौथी क्लास है और आज पढ़ेंगे हम मध्यकालीन इतिहास का दिल्ली जो सल्तनत है उसका द्वितीय वंश खिलजी वंश। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1290 से होती है और इसका अंत 1320 ईस्वी तक है। तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक का खिलजी वंश का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले खिलजी वंश के बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे कि जो खिलजी शब्द है वो खिलज से बना है। खिलजी शब्द सबसे पहले तो ये जानेंगे कि खिलजी तुर्क थे अथवा अफगान। इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं कि वो तुर्क थे या अफगान। ठीक है, तो जो खिलजी शब्द है वो खिलज से बना है। खलज खलज से खिलजी शब्द बना है। ठीक है, तो खलज से खिलजी शब्द बना है और खलज जो है वो अफगानिस्तान का एक गांव है। अफगानिस्तान का एक गांव। ठीक, खलज से खिलजी शब्द बना है और खलज अफगानिस्तान का एक गांव है और इसी गांव में रहने के कारण इनका रहन सहन वेशभूषा कैसी हो गई थी? अफगानिस्तान जैसी हो गई थी, इसलिए इनको अफगानिस्तान भी कहा जाता है कि ये अफगानिस्तान के थे। रहन सहन और वेशभूषा अफगानिस्तानियों जैसी, या अफगानिस्तान। इसी वजह से कुछ इतिहासकार इनको अफगानिस्तान का मानते हैं। वैसे मूलतः जो खिलजी हैं वो जो तुर्कों की 64 जातियां हैं, तुर्कों की 64 जातियों के मतलब 64 जातियों में से ही एक थे। तुर्कों की 64 जातियों में से ही एक थे, लेकिन विशेष अधिकार वर्ग विहीन थे। मतलब जो विशेष अधिकार प्राप्त थे कुछ वर्गों को, उनमें से नहीं थे। कहा जाए तो ये तुर्कों की जो 64 जातियां थी उसमें उनमें से निचले स्तर के तुर्क थे। ठीक है, विशेष अधिकार विहीन वर्ग के थे। और इस वंश की स्थापना का अर्थ इस वंश की स्थापना का अर्थ है कि जो इलवरी वंश था उसका एकाधिकार समाप्त करना। इलवरी वंश का एकाधिकार इलवरी वंश का एकाधिकार समाप्त होना। इसीलिए इसको खिलजी क्रांति भी कहते हैं। इसीलिए इसको खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर कि खलज जो खिलजी शब्द है वो खलज से बना है और खलज एक गांव है, अफगानिस्तान का एक गांव, और इनका रहन सहन और वेशभूषा अफगानिस्तान जैसी थी, इसलिए इनको अफगानिस्तान का माना जाता है कुछ इतिहासकारों के अनुसार। और मूलतः ये जो थे तुर्कों की 64 जातियों में से एक थे।
तुर्कों की जो 64 जातियां थी उनमें से एक थे, लेकिन ये विशेषाधिकार विहीन वर्ग से थे। इसका मतलब हुआ कि जो 64 जातियों में जो निचले स्तर के जो तुर्क थे उनमें से थे, इनको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। और इस वंश की स्थापना का अर्थ है कि इलवरी वंश का एकाधिकार समाप्त होना, इसीलिए इसको खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि अब जो पद हैं, अवयोग्य पद अवयोग्य पद जातीय व नस्लीय आधार पर नहीं, जातीय व नस्लीय आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर दिए जाने लगे। दिए जाने लगे। ठीक है, अब शुरुआत करेंगे। इसका पहला शासक खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 1296 ईस्वी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी। तो खिलजी वंश का संस्थापक। ठीक है, सबसे पहली बात है कि खिलजी वंश का संस्थापक, तो इसकी कहानी जोड़ते हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था कयूमर्स, जो कि नाबालिग अवस्था में गद्दी पर बैठा था या उसको बिठाया गया था, तो उसका संरक्षक था जलालुद्दीन खिलजी। इसने क्या किया, उसको मार दिया और उसको गद्दी से हटा दिया। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना करी, तो खिलजी वंश का संस्थापक हो गया। अब इसके राज्याभिषेक की बात करें तो सबसे दूसरा पॉइंट लिखते हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हुआ था इसका 13 जून 1990 ईस्वी, किलोघरी किलागढ़ी में। ये दिल्ली के पास में है, किलोघरी किलागढ़ी। ठीक है, एक सेकंड। इसको ऐसे भी लिख लो। और ये सबसे अधिक उम्र में शासक बना, इसकी उम्र थी उस वर्ष 70 वर्ष। तो यह 70 वर्ष की अवस्था में शासक बना। 70 वर्ष की अवस्था में शासक बना। ठीक है, और इसके जो शुरुआती जीवन है तो सैनिक के रूप में प्रारंभ हुआ। तो इसका जीवन सैनिक के रूप में प्रारंभ हुआ। और योग्यता के कारण ये सरे जहादार के पद पर रहा। तो इसका जो सैनिक जीवन है, इसका जीवन है सैनिक के रूप में प्रारंभ हुआ और योग्यता के कारण सरे जहादार के पद पर रहा।
ठीक है। और सरेजहादार का जो अर्थ है या सरेजहादार किसको कहा जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि शाही जो अंगरक्षक थे उसका प्रमुख, शाही अंगरक्षकों का प्रमुख। ठीक है। अब आया पॉइंट कि ये जो शासक बना था उससे पहले ये समाना का सूबेदार था। तो शासक बनने से पहले समाना का सूबेदार था। ठीक है। तो शासक बनने से पहले समाना का सूबेदार था, और जो कैकुबाद था गुलाम वंश का, उसने इसे आरिज मुमालिक का पद दिया था। तो कैकुबाद ने इसे आरिज मुमालिक का पद दिया। और बलबन के टाइम की बात करें तो बलबन के टाइम पे ये सैनिक के रूप में था या सैनिक था। तो बलबन के समय में वॉइस प्रॉब्लम, तो लाइन को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से कि शासक बनने से पहले ये समाना का सूबेदार था और कैकुबाद ने इसे आरिज मुमालिक का पद दिया। ठीक है। और बलबन के समय पे ये सैनिक के रूप में नियुक्त था। समय बलबन के समय सैनिक के पद पर था या सैनिक के रूप में नियुक्त था। ये जैसे कौन, जलालुद्दीन खिलजी, तो ये तुरंत दिल्ली नहीं आया था। ये कलूखरी, जैसा कि मैंने अभी बताया, वहां पे इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली आया था। ये अपने राज्याभिषेक ठीक है। तो ये अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली आया और अपने पुत्रों को खान खान, अरकली खां और कद्र खां की उपाधियां दी थी। तो विद्रोह हुआ था इसके समय पे। कड़ा मणिपुर का सूबेदार था मलिक छज्जू। जो मलिक छज्जू था वो बलबन का भतीजा था।
तो कड़ा मणिकपुर के सूबेदार कड़ा मणिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह किया, जो कि बलवन का भतीजा था। बलवन का भतीजा था। अब इस विद्रोह को दबाया किसने था? तो इस विद्रोह को दबाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि इसका भतीजा था। ठीक है, तो वो बलवन के भतीजे ने विद्रोह किया और दबाया किसने? यह विद्रोह का दमन विद्रोह का दमन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ठीक है, कड़ा मलिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह किया, जो कि बलबन का भतीजा था, और विद्रोह का दमन किया विद्रोह का दमन अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो जलालुद्दीन था उसने अलाउद्दीन को सूबेदारी दी, या सूबेदार का पद दिया। तो इसके बाद जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को सूबेदारी दी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जो जरूरी बातें थी वो कंप्लीट। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब जो इससे अगला शासक है, या इसके बाद जो शासक आएगा वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी शुरू करेंगे। ठीक है, तो दूसरा शासक इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 ईस्वी। 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। ठीक है, अब इसकी बात सबसे पहले करें, ये शासक कैसे बना? तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी था वो इसका चाचा था, उसको धोखे से मारकर या उसकी हत्या करके शासक बना। ठीक है, तो इसका एक लाइन नोट कर लो कि ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था, और जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर उसकी हत्या करके ये शासक बना। तो इसका मूल नाम है इसका अली गुरसास्प, या इसको ऐसे भी लिखते हैं गुरसास्प। पिता का नाम पिता का नाम सिहाबुद्दीन खिलजी,
पिता का नाम सिहाबुद्दीन खिलजी। जो जो जलालुद्दीन का भाई था। इसके बाद इसका राज्याभिषेक। ठीक है, तो इसका राज्याभिषेक हुआ था 20 अक्टूबर, सॉरी, 22 अक्टूबर, 1296 ईस्वी को बलवन के लाल महल में। कब हुआ था राज्याभिषेक? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को, और बलवन के लाल महल में। बलवन के लाल महल। लाल महल ये कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था। मूल नाम अली गुरसास्प, और पिता का नाम सिहाबुद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन का भाई था। और राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी बलबन के लाल महल दिल्ली में हुआ था। अब इसकी उपाधियों की बात करेंगे। उपाधियां थी इसकी सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। और सिकंदर ए सानी का मतलब है कि सिकंदर के समान। सिकंदर के समान। ये सिकंदर द्वितीय की जो उपाधि थी, सिकंदर द्वितीय की उपाधि इसके सिक्कों में अंकित थी। ठीक है, ठीक है। और ये वाली जो उपाधि है सिकंदर द्वितीय, वो सिक्कों एवं जो सार्वजनिक प्रार्थनाएं थी उनमें अंकित थी। सिक्कों एवं सार्वजनिक प्रार्थनाओं में अंकित। इसके बाद है सल्तनत का समुद्रगुप्त। सल्तनत का समुद्रगुप्त। ये कहा था एक इतिहासकार थे, स्टेनले लेनपूल। स्टेनले स्टेनले लेनपूल ने कहा। ठीक है, सल्तनत का समुद्र को स्टेनले लेनपूल ने कहा। और उसकी बाद अगली उपाधि है यामीन उल खिलाफत नासिर। यामीन उल खिलाफत नासिर उल मोमिनीन। यामीन उल खिलाफत नासिर अल मोमिनीन। इसका मतलब है खलीफा का दायां हाथ। खलीफा का खलीफा का दायां हाथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मूल नाम पढ़ लिया, पिता का नाम, राज्याभिषेक, उपाधियां। अब आगे पढ़ेंगे इसके अभियान। अभियान को दो भागों में बांटा गया है, दक्षिण अभियान और उत्तर अभियान, यानी दक्षिण भारत अभियान और उत्तर भारत अभियान। दक्षिण भारत के अभियान।
तो एक काम करते हैं, पहले दक्षिण की जगह उत्तर भारत के अभियान डाल लेते हैं, लिख लेते हैं पहले उत्तर भारत। ठीक है। और दूसरी साइड दक्षिण भारत के अभियान। एक ही स्लाइड में दोनों अभियान कवर कर लेंगे, दक्षिण भारत के अभियान। सबसे पहले गुजरात अभियान। गुजरात को 1298 ईस्वी। दूसरा जैसलमेर 1299 ईस्वी। तीसरा है रणथंबोर 1301 ईस्वी। फिर चौथा चित्तौड़ 1303 ईस्वी। मालवा 1308 ईस्वी। शिवाना या सिवाड़ा 1308 ईस्वी। और सेवंथ है जालौर 1311 ईस्वी। ठीक है, ये हो गए उत्तर भारत के अभियान। अब दक्षिण भारत के अभियान। देवगिरी देवगिरी अभियान है 1307 ईस्वी। वारंगल दूसरा है, वारंगल। वारंगल 1309 ईस्वी। फिर तीसरा होयसल 1310 ईस्वी। चौथा पांड्य 1311 ईस्वी। ठीक है। अब अभियान उत्तर भारत के अभियान। गुजरात अभियान 1298 ईस्वी। जैसलमेर 1299 ईस्वी। रणथंबोर 1301 ईस्वी। और चित्तौड़ 1303 ईस्वी। मालवा 1308 ईस्वी। सिवाना 1308 ईस्वी। सिवाना या सिवाड़ा, ठीक है। जालौर 1311 ईस्वी। दक्षिण भारत के अभियान में देवगिरी 1307 ईस्वी। और वारंगल 1309 ईस्वी। होयसल 1310 ईस्वी। और पांड्य 1311 ईस्वी। अभियान कंप्लीट। ठीक है, तो इसी स्लाइड पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा है वो इसी ने शुरू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने या एके ने सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा शुरू की। प्रथा शुरू की। एक एक का मतलब शॉर्ट में हुआ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब एक दो पॉइंट हैं गुजरात अभियान के ऊपर। जब गुजरात अभियान किया था तब वहां के राजा थे, एक बघेल राजा थे कर्णदेव। गुजरात अभियान की बात कर रहे हैं, ये वाला गुजरात अभियान के समय यहाँ के राजा, यहाँ के बघेल, यहाँ के बघेल राजा कर्णदेव। जब यहाँ पे गया था, ये अभियान किया था, तो यहाँ के बघेल राजा कर्णदेव थे। इनकी पत्नी कमला देवी को ये उठा लाया था और उससे विवाह किया था। कर्णदेव की पत्नी
कमला देवी को उठा लाया और विवाह किया। ये ही प्रथम अभियान था इसका, यह प्रथम अभियान था, प्रथम अभियान था। ठीक है, आगे चीजों को और पढ़ेंगे, अभी बहुत रह गया इसके बारे में। अब इसके मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके मंत्रिपरिषद में एक पद है दीवाने वजारत। ठीक है, दीवाने वजारत, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दीवाने वजारत। ये था वजीर, और दूसरा है दीवाने इंसा, या इसको लिखेंगे दीवान दीवान ए इंसा। इसका काम था शाही आदेशों का पालन करवाना, शाही आदेशों का, शाही आदेशों का पालन करवाना। और तीसरा है दीवाने आरिज, ये था सैन्य मंत्री। और अगला है फोर्थ, दीवाने रसातल, ये है विदेश विभाग। तो अब यहाँ तक क्या था, अभी मैंने गुजरात अभियान के बारे में एक बात बताई थी, लेकिन गुजरात अभियान के बारे में और कई मतलब जरूरी चीजें हैं जिनको पढ़ना है, तो गुजरात अभियान को एक बार एक नई स्लाइड पे पूरा दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, गुजरात अभियान में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, उनको सबको पढ़ना जरूरी है। गुजरात अभियान 1298 ईस्वी में प्रथम अभियान था, जैसा कि अभी एक कहानी है, कर्णदेव बारी वघेल राजा कर्णदेव थे, उनको वो अभियान हुआ था तो उनकी पत्नी को लेकर आया था और उनसे शादी की थी, कमला देवी। ऐसे ही और भी सारे पॉइंट हैं, उनको भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट है कि गुजरात अभियान में इसका एक वजीर था सेनापति नुसरत खां। इस अभियान में नुसरत खां, नुसरत खां कौन था, जो कि वजीर था या सेनापति कहें, इसने एक हिंदू हिजड़े मलिक कफूर को 1000 दीनार में खरीदा है। मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा। अब ये वाला पॉइंट कि 1000 दीनार में खरीदा मलिक कफूर को क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मलिक कफूर है वो एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी का। ठीक है, और 1000 दीनार में खरीदने के कारण इसको, मलिक कफूर को, 1000 दीनारी भी कहा जाता है। इसको 1000 दीनार में खरीदने के कारण 1000
दीनार में खरीदने के कारण हजार दीनारी हजार दीनारी भी कहा जाता है। अब अलाउद्दीन ने इसको, मलिक काफूर को एक इंपोर्टेंट पद दिया था, मलिक नायब। इसको पद दिया था, मलिक काफूर को पद। ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एके ने मलिक काफूर को पद। पद दिया था मलिक नायब। मलिक नायब का मतलब उपशासक। मलिक नायब का मतलब उपशासक। इतना इंपोर्टेंट पद दिया था इसको, उपशासक का पद दिया था। और जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद 35 दिनों तक शासन किया था मलिक काफूर ने। तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसने इसने किसने, मलिक काफूर ने 35 दिनों तक शासन किया। 35 दिनों तक शासन किया। ठीक है, दोबारा से इस अभियान में नुसरत खां जो कि वजीर था या सेनापति था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, उसने एक हिंदू हिजड़े मलिक कफूर को 1000 दीनार में खरीदा। और मलिक कफूर को 1000 दीनार में खरीदने के कारण हजार दीनारी भी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को एक पद दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पद था, मलिक नायब यानी उपशासक का पद। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसने 35 दिनों तक शासन किया। फिर जब कुछ अभियान जरूरी जो कि मलिक काफूर के सेनापति रहते हुए हुए, तो मलिक काफूर के सेनापति रहते हुए क्या क्या अभियान थे, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र। ठीक है, तो मलिक काफूर के सेनापति रहते हुए देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र और एवं मदुरा को जीता। प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल के शासक थे यानी वर्तमान तेलंगाना, वारंगल के शासक, वर्तमान तेलंगाना से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। ये वही हीरा है जो यहाँ से मुगलों तक, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स तक पहुंचा था। ठीक है, और अलाउद्दीन के समय जो मेवाड़ का शासक था वो था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक, अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था।
ठीक है। और जब उसका मेवाड़ अभियान हुआ था तो मेवाड़ को जीता था अलाउद्दीन ने, तो मेवाड़ को जीतने के बाद, मेवाड़ को जीतने के बाद इसका नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद रखा। ठीक है। तो जब मलिक काफूर सेनापति था तब कौन कौन थे? देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरा को जीता। और उसके बाद प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल के शासक थे, वर्तमान तेलंगाना से, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। और अलाउद्दीन के समय मेवाड़ के राणा रतन सिंह थे, और मेवाड़ को जीतने के बाद इसका नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। ठीक है। तो अगला पॉइंट सैन्य सुधार, और सैन्य सुधार में अभी केवल दो बातें, बाकी मैं थोड़ा आगे 2-4 मिनट के बाद बताऊंगा, तब थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी 2 पॉइंट लिख ले रहे हैं सैन्य सुधार में, कि इसके जो सैन्य सुधार में 2 इम्पोर्टेंट कार्य थे। सैन्य सुधार, पहला पहला ये कि जो सैनिक थे उनको भूमि के बदले वेतन, नगद वेतन देना शुरू कर दिया सैनिकों को। पहला पॉइंट ये कि सैनिकों को सैनिकों को भूमि के बदले नकद वेतन देना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। दूसरा, स्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया। स्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया। इसके बारे में, सैन्य सुधार के बारे में और पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन 1-2 मिनट बाद। ठीक है। उससे पहले इसके उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं, कि इसका जो उत्तराधिकारी कौन था। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी था इसका एक पुत्र था शहाबुद्दीन उमर। ठीक है। उत्तराधिकारी था शहाबुद्दीन उमर, क्योंकि नाबालिग था, तो नाबालिग पुत्र, नाबालिग पुत्र था शहाबुद्दीन उमर। और इसका संरक्षक कौन था? संरक्षक था वही जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे, मलिक काफूर, जिसको कि 1000 दीनारी भी कहा जाता है। तो संरक्षक था मलिक काफूर, मलिक काफूर या 1000 दीनारी। अब इसके इसके अलावा और भी पुत्र थे। ठीक है। इसने क्या किया कि मलिक काफूर ने, इसके जो और पुत्र थे, खिज्र खां, खिज्र खां और सालदी खां। खिज्र खां वही जिसके नाम पे अभी खिजराबाद रखा गया, खिज्र खां और सालदी खां। इस मलिक काफूर ने खिज्र खां और सालदी खां की आंखें निकलवा दी, खां की आंखें निकलवा दी। निकलवा दी। और तीसरा जो पुत्र था मुबारक, उसको क्या किया कि 1000 सुतून के किले में बंद कर दिया। ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो उसने क्या किया, बाकी के जो पुत्र थे खिजर का और साल दिखा के आंखें निकलवा दी, और जो मुबारक सा था इसका पुत्र, तीसरा पुत्र, उसको 1000 सुतून के किले में बंद करवा दिया। तो ये बचा। और इसका जो नाबालिग पुत्र शहाबुद्दीन उमर, उसको राजा बना के और उसका खुद संरक्षक बन गया। लेकिन 35 दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब 35 दिनों के बाद मलिक काफूर की मृत्यु हो गई, तो मुबारक शाह, चूंकि किले में बंद था, 1000 सुतून के किले में बंद था, क्या नाम था उसका, मुबारक शाह, उसको आजाद करवाया गया इसकी मृत्यु के बाद।
उसको आज़ाद करवाया गया, उसको आज़ाद करवाया गया और जो शहाबुद्दीन उमर था उसका संरक्षक बनाया गया। ठीक है, तो कहानी ये है कि इसके जो नाबालिग पुत्र उत्तराधिकारी बात करें तो नाबालिग पुत्र शहाबुद्दीन उमर, और उसका संरक्षक बन गया था, उसका संरक्षक बन गया था मलिक काफूर यानी हजार दिनारी। और हजार दिनारी जो मलिक काफूर था उसने जो इसके और पुत्र थे, दो पुत्र खिज्र खां और सालिक खां की आंखें निकलवा दी और मुबारक शाह को हजार सुतून के किले में बंद करवा दिया। लेकिन इसके 35 दिन बाद, इसने 35 दिन तक शासन किया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुबारक शाह को आज़ाद करवाया गया और उसको शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बनाया गया। ठीक है, फिर जब मुबारक शाह आज़ाद हो गया तो उसने क्या किया, 64 दिन बाद 64 दिन बाद 64 दिन बाद इसने शहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी और खुद शासक बन बैठा। 64 दिन बाद शहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी, शहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी और खुद शासक बन बैठा, हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। रोकिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ऑलरेडी मतलब ये क्लास लगभग 46 मिनट की हो चुकी है। तो अभी इतना बचा है अलाउद्दीन खिलजी में कि पूरी क्लास को अगर खिलजी वंश को ख़त्म करेंगे तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो ये जो खिलजी वंश है उसको 2 भाग में पूरा करेंगे। ठीक है, आज का हो गया भाग 1 और इसके आगे का अब अलाउद्दीन खिलजी के भी बारे में आधा ही पढ़ चुके हैं। उसके सैन्य सुधार, प्रशासनिक सुधार, राजत्व सिद्धांत और भी कई सारे उसके काम हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिनको पढ़ेंगे। तो वो वाला भाग 2 में बाकी की चीज़ें पूरी करेंगे भाग 2 में। ये हो गया भाग 1। तो आज की क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं और इससे आगे जहाँ पे आज छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। और अगला टॉपिक होगा कि उसने विद्रोह हुए थे उसके टाइम पे, तो विद्रोह को दमन के लिए उसने कौन कौन से कदम उठाए, क्या क्या किया कि विद्रोह को रोकने के लिए, वो सारी चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।